प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी शोधमाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम और उसके अध्ययन की रणनीतियां, साथ ही साथ अध्ययन में सहायक पुस्तकों की बात हम करेंगे। यह वीडियो जो लोग हिंदी विषय से यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जब भी हम ऐसी तैयारी करते हैं तो हमारे पास बहुत शंकाएं होती हैं। उन शंकाओं में पहली शंका यह होती है कि मैं नेट की तैयारी करूं, मैं जेआरएफ की तैयारी करूं तो उसका सिलेबस क्या होगा, पाठ्यक्रम क्या होगा, मैं पाठ्यक्रम के अंतर्गत मुझे किस प्रकार से पढ़ना है या उसके अंतर्गत मैं किन पुस्तकों को पढूं। सबसे बड़ी बात है कि हम किन पुस्तकों का अध्ययन करें और उस सिलेबस को सारा कवर कर जाए, ऐसी कौन सी किताब होंगी। इन सब बातों पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि हमारी रणनीति कैसी होनी चाहिए यूजीसी नेट की परीक्षा पास करने के लिए, और साथ ही साथ किन पुस्तकों से हमें पढ़ना चाहिए। क्योंकि एक पढ़ना जो है अलग चीज है और एक रणनीति से पढ़ना जो है, किसी परीक्षा के लिए रणनीति से पढ़ना एक अलग चीज है। अगर हम रणनीति के माध्यम से किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हम अवश्य जो है उसमें सफल होते हैं। तो आइए बात करते हैं यूजीसी नेट का जो पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम को जो है नवीन पाठ्यक्रम है। नवीन पाठ्यक्रम को 10 इकाइयों में बांटा गया है। 10 इकाइयों को जो है अलग अलग भागों में बांटा गया है। इन इकाई को हम बात करेंगे, प्रत्येक इकाई के बारे में बात करेंगे और उसमें यह भी बात करेंगे कि इस इकाई के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन सी होंगी। तो आइए बात करते हैं। पहली इकाई है हिंदी भाषा और उसका विकास। तो यह जो है हिंदी के इतिहास से संबंधित है, हिंदी भाषा के इतिहास से, हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं, हिंदी भाषा के इतिहास से संबंधित है। जिसकी पहला बिंदु है जिसमें हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसके अंतर्गत हमें अध्ययन करना है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है, जिसके अंतर्गत पाली, प्राकृत है और प्राकृत है शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी। इनका जो है अपभ्रंश और उनकी विशेषताओं की बात करनी है। अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी का क्या संबंध है, इस पर हमें बात करनी है, हमें अध्ययन करना है इसका। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, ये हमें पढ़ना है और उनका वर्गीकरण। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं कौन कौन सी हैं और उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। उसके बाद हमें बात करनी है हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनके अंतर्गत आने वाली बोलियों के बारे में हमें अध्ययन करना है। और बोलियों में जो है खड़ी बोली, ब्रज और अवधि की जो है हमें विशेषताएं भी अध्ययन करनी है। हिंदी के विविध रूप में हमें हिंदी, उर्दू, दक्कनी और हिंदुस्तानी जो हिंदी के रूप हैं उन पर भी अध्ययन करना है, उनका भी। उसके साथ साथ हिंदी का भाषिक स्वरूप कैसा है, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, खंड और खंडेतर, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार जो है के अंतर्गत हम हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी की रूप रचना के अंतर्गत हम लिंग, वचन, कारक व्यवस्था के संदर्भ में जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया रूप, और उसके साथ साथ हिंदी वाक्य रचना, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, संचार माध्यम और हिंदी कंप्यूटर और हिंदी भाषा, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि, विशेषताएं और मानकीकरण। एक चीज आपको ध्यान देना है, जितने ये बिंदु बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं, जितने प्रकरण बहुत लंबे लग रहे हैं, इतने लंबे है नहीं। ये आप आराम से इसका अध्ययन कर सकते हैं कुछ ही किताबों के माध्यम से। इसके लिए जो प्रमुख रूप से जो किताबें होंगी, आपको पहली चीज तो ये करना है, उन किताबों से आपको नोट्स जरूर बनाने हैं। नोट्स बनाइए, क्योंकि इतना बहुत लंबा जो है, एक बार आप किताब का अध्ययन कीजिए, उससे हस्तलिखित नोट बनाइए, उन नोट्स के माध्यम से आप तैयारी कीजिए और ये जरूर देखिए कि किस टॉपिक से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। तो नंबर 1 जो किताब होगी इसके लिए वो होगी हिंदी भाषा का इतिहास।
हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक आप किसी भी लाइब्रेरी वगैरह में मिल जाती है, जो भोलानाथ तिवारी जी की है। भोलानाथ तिवारी, मुझे भोलानाथ तिवारी जी की किताबें अच्छी लगती हैं क्योंकि वो विस्तार से उनमें चर्चा होती है। अगर आप किसी अन्य लेखक की भी अगर किताबें लेते हैं तो इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरी किताब होगी भाषा विज्ञान प्रवेश, या तो सीधे भाषा विज्ञान ले लीजिए, आप भाषा विज्ञान भी ले सकते हैं, या तो आप सीधे भाषा विज्ञान ले लीजिए या फिर आप ले सकते हैं भाषा विज्ञान प्रवेश एवं हिंदी भाषा। अगर ये लेंगे तो इसके अंतर्गत जो है, जो आपकी पहली पुस्तक है हिंदी भाषा का इतिहास, इसके अंतर्गत आप जो है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपको जो है पूरा इसके अंतर्गत मिल जाएगा। यहाँ तक कि भौगोलिक विस्तार से लेकर जो है खड़ी बोली अवधि भी सब ये चीजें मिल जाएंगी आपको। अब जो यहाँ से आता है हिंदी का भाषिक स्वरूप, यहाँ से आपके लिए जो है फिर ये आपको भाषा विज्ञान की किताब पढ़नी पड़ेगी। भाषा विज्ञान प्रवेश एवं हिंदी भाषा जो है भोलानाथ जी की किताब, भोलानाथ तिवारी जी की किताब है। इसके अंतर्गत आपको हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, खंड खंडेतर, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण मिल जाएगा, हिंदी शब्द रचना मिल जाएंगे। और हिंदी शब्द रचना का अगर अलग से पढ़ना चाहें तो सामान्य हिंदी की कोई सी भी किताब ले सकते हैं, जो आपको ठीक लगे या जो आपके पास उपलब्ध है उससे आप अध्ययन कर सकते हैं सामान्य हिंदी। बाकी आपको हिंदी भाषा में भी ये मिलेगा। और नंबर 3 जो है आपका जो एक है प्रयोग के विविध रूप, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, इसके लिए तीसरी किताब आपको लेनी है प्रयोजन मूलक हिंदी। किसी भी लेखक की ले लीजिए, प्रयोजन मूलक हिंदी। पहली इकाई के लिए आपको मुख्य रूप से 3 किताबें आपको जरूर चाहिए। इन 3 किताबों का अध्ययन आप करेंगे तो आप बेहतर आपको परिणाम मिलेगा। तो 3 किताबें, पहली हिंदी भाषा का इतिहास, जो आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जो है बताएगा या उसका अध्ययन होगा। हिंदी की भाषिक स्वरूप के लिए हिंदी भाषा विज्ञान आपको पढ़नी होगी। और हिंदी भाषा के प्रयोग के विविध रूप जो है आपको प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत पढ़ना है। अगर आप हमारे महाविद्यालय के छात्र हैं तो आपको ये किताबें सारी जो है हमारी विभागीय लाइब्रेरी में मिल जाएंगी। आप यहाँ से ले सकते हैं एक एक करके इन किताबों को, और इनमें इनसे जो है नोट्स बनाकर आप अपनी अध्ययन की रणनीति तैयार कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं, दूसरी इकाई की बात करते हैं। दूसरी इकाई में हमें हिंदी साहित्य का इतिहास रखा गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आपको पढ़ना है हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल की विशेषताएं एवं साहित्यिक प्रवृत्तियां, रासो साहित्य, आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति और उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य। ये आपको आदिकालीन पढ़ना है। इसके बाद भक्ति काल के अंतर्गत आपको पढ़ना है भक्ति काल के अंतर्गत भक्ति आंदोलन के उदय, सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंतः प्रादेशिक वैशिष्ट्य, भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आलवार संत, भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, निर्गुण सगुण कवि और उनका काव्य। नंबर 3 रीतिकाल के अंतर्गत हम अध्ययन करना है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, रीति कवियों का आचार्यत्व, हिंदी काल के प्रमुख कवि, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य। ये आपको रीतिकाल के अध्ययन पढ़ना है। आधुनिक काल के अंतर्गत आपको पढ़ना है हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतीय हिंदू पूर्व हिंदी गद्य, 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतीय हिंदू और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ और 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा। और द्विवेदी के अंतर्गत आपको पढ़ना है महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, हिंदी नवजागरण और सरस्वती राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि, स्वच्छंदतावाद और उसके प्रमुख कवि। ये आपको पढ़ना है। छायावाद के अंतर्गत आपको पढ़ना है छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं, छायावाद के प्रमुख कवि, प्रगतवाद की अवधारणा, प्रगतवादी काव्य और उसके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद और नई कविता के कवि, समकालीन कविता,
ये आपको पढ़ना है 2000 तक। समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता भी आपको पढ़नी है, जिसमें विभिन्न पत्रिकाएं आएंगी। साहित्यिक पत्रकारिता के अंतर्गत जो हमारी विभिन्न पत्रिकाएं हैं उनका आपको अध्ययन करना है, जो वर्तमान में चल रही हैं। और इसके अंतर्गत आपको जो है हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं का भी अध्ययन करना है, हिंदी उपन्यास, भारतीय उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद का और उनका युग, प्रेमचंद परिवर्तित उपन्यास, यानी कि हिंदी उपन्यास का आपको जो है इतिहास भी आपको पढ़ना है उनका। ऐसे ही हिंदी कहानी के अंतर्गत उनका उद्भव और विकास, और हिंदी कहानी का जो है हिंदी कहानी प्रमुख आंदोलन जो है, हिंदी कहानी के कुछ आंदोलन है जो आपको मिल जाएंगे हिंदी कहानी के आंदोलन, उनको उनके जो है प्रमुख आंदोलनकर्ता कौन है और उनके अंतर्गत कौन कौन से कहानीकार आते हैं। जैसे हिंदी नाटक और रंगमंच, विकास के चरण, भारतीय हिंदी युग, प्रसादोत्तर युग, स्वातंत्र्योत्तर युग, यह है 60उत्तर युग। इस प्रकार से नाटक का जो पढ़ना है आपको, प्रमुख नाट्य कृतियां, प्रमुख नाटककार वर्ष 2000 तक की, ऐसे एकांकी का अध्ययन करना है, हिंदी निबंध का अध्ययन करना है, हिंदी आलोचना का निबंध करना है, अध्ययन आपको करना है। तो इसके लिए जो है ये आपकी दूसरी इकाई हो जाती है पूरी, 2 ही इकाइयां बड़ी हैं। तो इसके लिए आप जो है प्रमुख रूप से जो है कुछ आपको जो है बहुत सारी चीजें जो है आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में मिल जाएंगी। आप कम से कम 3-4 हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़िए। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है 2 तो कम से कम पढ़िए। नंबर 1 डॉक्टर शुक्ल का, आचार्य शुक्ल जी का जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, और नंबर 2 आपको पढ़ना है डॉक्टर नगेंद्र एवं हरदयाल का। और उसके साथ साथ एक और आपको अध्ययन करना है जरूरी, जिसके अंतर्गत आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, शुक्ल जी का, नगेंद्र हरदयाल का और हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये क्या होगा, जो काल विभाजन है आपका, नामकरण है और आदिकाल की विषयता, सारी इन तीनों में आपको मिल जाएंगी हिंदी साहित्य के इतिहास में। और बाकी भक्तिकालीन, रीतिकालीन, आधुनिक कालीन भी मिल जाएंगी। जो हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं है उसके लिए भी एक किताब है हमारे पास जो है, उसके लिए आपको आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास एक किताब है, एक अगर हो सके तो इसको भी आप अध्ययन कर सकते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ये बच्चन का है, बच्चन सिंह जी का किताब है, ये रखना, ये किताब, इसको आप अध्ययन कीजिए। ये 4 किताबें जो है आपको इस इकाई के लिए बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। और इसमें भी आपको वही करना है, आपको जो है आपको अगर आप हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत हर एक व्यक्ति का जो है जिसने इतिहास लिखा है उन सब का जो है काल विभाजन है वहाँ, और उसके साथ साथ नामकरण भी है। और इस संबंध में मैंने एक वीडियो इससे पूर्व बनाया है, आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। तो विभिन्न जो है काल विभाजन, अलग अलग लेखकों द्वारा जो काल विभाजन है और उनके नामकरण जो है किस प्रकार किए गए हैं कालों के, ये आपको वहां मिल जाएगा। बाकी जो है भक्ति काल के अंतर्गत आप पढ़ रहे होंगे तो आप आंदोलन के उदय के कारण पढ़ेंगे, क्या कारण रहे होंगे, और उसके बाद जो है उनका स्वरूप पढ़ेंगे। और भक्तिकालीन सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जो है, जब आप इतिहास पढ़ रहे होंगे उसका भक्ति काल का, तो ये सब उसके अंतर्गत आ जाएगा। आलवार संत है, भक्ति के प्रमुख संप्रदाय जो है, जो कुछ संप्रदाय है भक्ति के, विशेषकर जो है जो क्या कह सकते हैं उसे, सगुण काव्य के अंतर्गत कुछ जो है, कुछ न बहुत ज्यादा नहीं है, 5-6 जो है जो संप्रदाय है उनको हम पढ़ लेंगे। प्रमुख संप्रदाय के जो है प्रमुख व्यक्ति कौन थे और उसके अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं, इतना ही हमें अध्ययन करना है। और हिंदी साहित्य गद्य विधाओं के लिए आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास का अध्ययन करेंगे तो वहां आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, तीसरी इकाई हमारी, अब यहाँ से बहुत बड़ी इकाइयां नहीं है। तीसरी इकाई है साहित्य शास्त्र। साहित्य शास्त्र क्या है, यानी इसे बोलेंगे हम काव्य शास्त्र। साहित्य शास्त्र को हम काव्य शास्त्र ज्यादा सही लगेगा, कंफ्यूज करेगा साहित्य शास्त्र। तो इसके अंतर्गत हमें काव्य लक्षण पढ़ने हैं, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत,
इसके अंतर्गत रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय। इसके साथ साथ हमें रस निष्पत्ति, साधारणीकरण जो है रस निष्पत्ति पढ़ना है हमें भरत मुनि का, और रस निष्पत्ति के अंतर्गत केवल एक ही पढ़ना है हमें, साधारणीकरण ही पढ़ना है केवल। अन्य जो उसके जो रस निष्पत्ति के व्याख्याता जो है उनमें अन्य हमें नहीं पढ़ना है, केवल एक पढ़ना है। चार है, चार में से एक ही पढ़ना है। उसके बाद शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, बहुत बड़े बड़े टॉपिक नहीं, एक एक दिन के टॉपिक है, आप इनको नोट बना लीजिए। अगर नोट्स बनाते हैं अपने तो बेहतर आप तैयारी इससे कर लेंगे। और उसके बाद ये तो हो गया हमारा भारतीय काव्य शास्त्र, इतना इसे कहेंगे हम भारतीय काव्य शास्त्र। और इससे आगे जो है वो है आपका पाश्चात्य काव्य शास्त्र। पाश्चात्य के अंतर्गत प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी विवेचन और विरचन सिद्धांत। अरस्तु के 3 सिद्धांत पढ़ने हमें, अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी सिद्धांत और विरचन सिद्धांत। प्लेटो का एक ही सिद्धांत है यहाँ हमारे यहाँ जो है अनुकरण सिद्धांत। आपको जब अध्ययन करना है रणनीति जरूर बनानी है। प्लेटो और अरस्तु इन दोनों का जो है एक ही अनुकरण सिद्धांत है, दोनों में आपको तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना है। इसमें इसने क्या कहा है, इसने क्या कहा है, इसने क्या कहा और इसने क्या कहा है। ऐसे ही जो है आप प्रत्येक एक जो है प्रत्येक काव्य शास्त्री को लेंगे और उसकी तुलना में दूसरे से क्या अंतर है, उनके मुख्य मुख्य बातों को नोट करेंगे और वही आपको अध्ययन करना है। जैसे आपको पढ़ना है विरेचन सिद्धांत, तो विरेचन सिद्धांत क्या है, क्या मानता है, इसकी प्रमुख बातें क्या है, ये आपको अध्ययन करना है इसका, बस इतने से हो जाएगा। ऐसे वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत है, कॉल्डिस का कल्पना और फैंटेसी, डी.एस. इलियट का निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा। ये जो है बहुत, अगर आप एकदम से इनको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, इससे नोट्स बनाएंगे, तो जब आप ऐसे लिखेंगे कि इससे जो है हमने जैसे निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत क्या है, पहली चीज क्या है और क्या प्रमुख बातें हैं इसकी, क्या प्रमुख बातें हैं और इससे कौन कौन से लोग जुड़े हैं, कौन कौन से लोग जुड़े हैं, लोग का मतलब यहाँ कौन कौन से विद्वान जो है इसके साथ जुड़े हुए हैं, ये चीज आप ध्यान देनी है। आई रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत, काव्य भाषा सिद्धांत, ये इतना आपको पढ़ना है। उसके बाद रूसी रूपवाद क्या है, नई समीक्षा क्या है, मिथक, फैंटेसी, कल्पना, प्रतीक, बिंब जो है ये भी आपको अध्ययन करना है। ये सारी चीजें आपको इस अध्ययन के लिए जो है जो महत्वपूर्ण किताबें होंगी वो बहुत बड़ी बड़ी किताबें नहीं, बहुत छोटी सी किताब से हो सकता है। अब मैं किताब का नाम भी बता दे रहा हूँ, बाकी आप अपनी इच्छा अनुसार जो है अपनी रुचि अनुसार आप किताब किसी भी राइटर की ले सकते हैं। जरूरी है कि जो मैं राइटर बता रहा हूँ वही राइटर आपको भी बहुत अच्छा लगे, क्योंकि मैंने इस राइटर से, उन्हीं राइटर से अध्ययन किया है, उन किताबों से अध्ययन किया है, तो हो सकता है कि मुझे ठीक लगा आपको ना लगे। तो आप ये आपके लिए जो है दूसरी चीज ये है कि आप अपनी रुचि अनुसार जो है राइटर की किताब, किसी भी लेखक की किताब को ले सकते हैं। जो है इस इकाई के लिए, जो काव्य शास्त्र के लिए जो किताबें हैं वो है नंबर 1 पाश्चात्य काव्य शास्त्र। आप अपनी रुचि अनुसार किसी भी साहित्यकार की किताब ले सकते हैं, किसी भी लेखक की किताब ले सकते हैं। अगर आप नहीं अगर जानते हैं तो डॉक्टर भगीरथ मिश्र की किताब है, बहुत छोटी सी किताब है पर उसमें बहुत सारा मैटर आपको मिल जाएगा। डॉक्टर भगीरथ मिश्र की जो है ये किताब है एक, इसको आप ले सकते हैं, इसका अध्ययन आप कर सकते हैं, ये भगीरथ मिश्र जी की। और इसके अलावा जो है अन्य किताबें भी हैं। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र तथा हिंदी आलोचना, ये किताब है। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र एवं आलोचना। अगर ये किताब आप लेते हैं, ये रामचंद्र तिवारी की किताब है, बहुत पतली किताब है, बहुत मोटी नहीं है, रामचंद्र तिवारी। तो इससे आपको लाभ क्या होगा, आपको जो है काव्य लक्षण मिल जाएंगे, सब चीजें मिल जाएंगी, साथ ही साथ आपको जो है आलोचना पर भी जो है जो चीजें होंगी वो यहाँ मिल जाएंगी। आलोचना जो भारतीय आलोचना है या हिंदी साहित्य की जो नवीन आलोचना है उस पर भी आपको यहाँ बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, इससे आप अध्ययन में सुविधा होगी।
तो आइए अगली इकाई की बात करते हैं। अब आती है वैचारिक पृष्ठभूमि। वैचारिक पृष्ठभूमि मैच के अंतर्गत जो है भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि। इसके अंतर्गत आपको अध्ययन करना है जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो है जो हमारी संस्थाएं थी, बहुत अधिक नहीं थी, जो इस प्रकार से उस समय जो है वैचारिक जो पृष्ठभूमि रही उसकी, जैसे हिंदी नवजागरण है, खड़ी बोली आंदोलन है, या पोर्ट विलियम कॉलेज, ये तो हिंदी आंदोलन होगा। उसके उसमें नवजागरण से पूर्व जो है कुछ ऐसी संस्थाएं थी, जैसे आर्य समाज है, ब्रह्म समाज है, थियोसोफिकल सोसाइटी है। ऐसे इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करना है। वो भी आप रणनीति के अनुसार ही आप ऐसा करेंगे। उसमें उस संस्था की स्थापना किसने की, कब की, और इसके अंतर्गत क्या क्या मुख्य बातें हैं, आप उसे नोट करेंगे। नोट करना जरूरी है आपको। नोट्स बनाना अगर आप सबसे बेहतर तरीका है कि आप हस्तलिखित नोट से जो है जरूर बनाइए, क्योंकि अपने लिखे हुए हम एक बार पूरी किताब का अध्ययन करेंगे तो उसके साथ साथ नोट्स भी बना लेंगे, तो हमें भविष्य के लिए फिर वो हमारे पास एक दस्तावेज हो जाता है जिसके हम अध्ययन कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आपको यह अध्ययन करना पड़ेगा। भारतीय और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवादी मनोविश्लेषण, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकवाद, अस्मिता विमर्श, दलित हिस्ट्री, ये है, ये आपको कुछ अलग अलग किताबों में मिलेगा। ये आपको डॉक्टर नगेंद्र की किताब में काफी मिल जाएगा। इससे डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़ेंगे, और आप जब आलोचना पढ़ रहे होंगे तो आलोचना में भी आपको सारे मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको कुछ पत्रिकाओं जो उस समय जो सामान्य किताबों में भी आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। इससे आप नोट्स बनाएंगे। जैसे आपको मार्क्सवाद पढ़ना है, मनोविश्लेषणवाद पढ़ना है, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मितापूर्ण मूलक विमर्श है। जब अगर आप ये पढ़ रहे होंगे, इसके अध्ययन के लिए आपका तरीका वही रहेगा, तुलनात्मक। सबसे बेहतर तरीका तुलनात्मक। आप मार्क्स और मनोविश्लेषणवाद में क्या पढ़ेंगे, जो इन दोनों में क्या अलग चीज हो रही है, क्या इसमें ये क्या कह रहा है और इसमें क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है, और इसका जो प्रभाव हमारे जो हिंदी साहित्य के जो है जो किन किन कवियों में इसका प्रभाव पड़ा, और किस कौन से कवि इसके अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही आप जो गांधीवादी दर्शन पढ़ेंगे और अंबेडकर दर्शन पढ़ेंगे तो उनमें भी तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो आप तुलनात्मक अध्ययन से आपकी स्मृति में बहुत लंबे समय तक बना भी रहता है और उसमें जल्दी सीखने का मौका भी मिलता है। ये 4 इकाइयां जो है आपकी ऐसी संबंधित है। अब इसके बाद जो इकाइयां आएंगी उसमें जो है आपको किताबों का अध्ययन करना है। किताबों का अध्ययन कैसे करना है, जो 5वीं हिंदी कविता है वो, इसके अंतर्गत आपको पृथ्वीराज रासो का रेवा तट केवल पढ़ना है। अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां, विद्यापति की पदावली, संपादक डॉक्टर नगेंद्र झाक है। इसमें से केवल आपको 25 पद पढ़ने हैं। 25 पद ही आपको पढ़ने हैं। कबीर जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थी जरा जो है कबीर की एक संपादित पुस्तक है, उसकी पद संख्या 160 से लेकर 209 तक, यानी केवल जो है आपको 50 केवल पढ़ने हैं। 50 जो है पद कबीरदास के पढ़ने हैं, उनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। जायसी ग्रंथावली है डॉक्टर जो है जिसके संपादक रामचंद्र शुक्ल है, उसमें आपको केवल एक ही खंड पढ़ना है, नागमती वियोग खंड। 48 खंड है इसमें, 48 खंड में से केवल एक आपको नागमती वियोग खंड। अगर आप एमए कर रहे हैं अभी तो आपके एमए में भी ये है। एमए अगर आप 3rd सेम में भी है तब पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं तो आपने एमए में जरूर पढ़ा होगा। अगर अभी पढ़ रहे हैं तो आप जरूर से ध्यान से पढ़िए, तो आपको फिर दोबारा से उसकी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये एमए में है। सूरदास का भ्रमरगीत सार, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है इसको संपादित किया है। पद संख्या 21 से 70 आपको पढ़ना है। 50 पद आपको यहाँ भी पढ़ने हैं इसके भी। तुलसीदास रामचरित मानस उत्तरकांड, केवल एक ही कांड पढ़ना है। ये जो है बहुत प्रसिद्ध कांड है, इसमें आपको आराम से कहीं भी इसके बारे में, यहाँ अगर आप पढ़ेंगे तो इसके अंतर्गत भी जो मुख्य बातें हैं वो नोट कर लेंगे। एक बात पढ़ने के बाद आपको बहुत व्याख्याएं नहीं पढ़नी है, उन पदों में क्या है, उनका प्रतिवादी विषय क्या है, किस पर चर्चा हो रही है, किन की बात हो रही है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, उसके अंतर्गत ये समझनी है। बिहारी सतसई जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा जो है संपादित है। इसमें जो है दोहे पढ़ने हैं केवल आपको, 1 से 50 दोहे यहाँ पढ़ने हैं। धनानंद कवित्त में जो है विद्यानाथ मिश्र ने जो है इसे, विश्वनाथ मिश्र ने इसे संपादित किया है। कवित्त संख्या 1 से लेकर 30 तक 30 पढ़ने हैं। मीरा को जो है आपको प्रारंभ के 20 पद पढ़ने हैं जो विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा संपादित है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को आपका प्रिय प्रवास पढ़ना है उसका। मैथिली शरण गुप्त का जो है भारत भारती और साकेत का 9वां सर्ग जो है आपके यहाँ ये एमए में भी लगा हुआ है, ये एमए में है आपके में।
जयशंकर प्रसाद के आंसू, कामायनी जो है श्रद्धा, लज्जा, ईड़ा सर्ग जो है, कामायनी के 3 सर्ग पढ़ने हैं और आंसू छोटी सी किताब है एक, वो भी आपको पढ़नी है। तो इसमें भी वही, जब प्रत्येक जो है कामायनी के सर्गों में देख लीजिए कितने जो है किस सर्ग का प्रतिवाद्य क्या है, किसमें किस प्रकार किसकी बात हुई है, कहीं बुद्धि की बात, ये प्रकार आपको जानना है। निराला जी की जो है जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बांधोन नाव, ठावबंधु, छोटे कुछ की कविताएं हैं, बड़ी बड़ी कविताएं, अधिकतम बड़ी की बड़ी कविताएं ही हैं। और ये आप में से कुछ जो है जैसे राम की शक्ति पूजा जो है ये आपके एमए के कोर्स में लगी हुई है। सुमित्रानंद पंत की जो है परिवर्तन कविता पढ़नी है और प्रथम रश्मि पढ़नी है, 2 ही किताबें ये आपके एमए में भी लगी हुई है। महादेवी वर्मा जी की वीर भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है मेरे प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप, इसे नीरो जलने दो, द्रुत झरो जगत के जीवन, इनमें से कुछ जो है एक आध कविताएं नहीं, अन्यथा बाकी सारी की कविता आपके एमए में है, आपने वहां पढ़ी है। रामधारी सिंह दिनकर जी की उर्वशी पढ़नी है, केवल तृतीय अंक है। तृतीय अंक सबसे रोचक अंक है तृतीय, जो अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो स्वयं पूरा याद भी हो जाएगा। उसके साथ साथ रश्मि रथी पढ़ना है, रश्मि रथी आपके एमए में भी है, रश्मि रथी भी बहुत सुंदर है पढ़ने के लिए। नागार्जुन, नागार्जुन का कालिदास कविता आपको बादल फिर को घिरते देखा है पढ़ना है, अकाल और उसके बाद, खुरदुरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य है, इनमें कुछ कविताएं जो है जो आपके बीए के सिलेबस में है, कुछ एमए में है आपको। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की जो है कलगी बाजरे की, यह द्वीप अकेला, हरी घास में क्षण भर, असाध्य वीणा, कितनी नाव में कितनी बार, ये जो है सारी कविता आपको है, तो इसके लिए किताब खरीदने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, बहुत कविताएं आपको नेट पे मिल जाएंगी जब आप सर्च करेंगे। कविता कोश में जो है कविता कोश में सर्च कीजिए इन कविताओं को, आपको वहां से मिल जाएंगे। एक बार आप कविता पढ़ेंगे तो काम आपका चल जाएगा। इसके बाद भवानी प्रसाद मिश्र है, गीत फरोज, सतपुड़ा के जंगल, ये कुछ एमए में है इनकी भी। मुक्ति बोध की जो है भूल गलती, परम राक्षस, अंधेरे में, धूमिल जी की नक्सलवादी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद, बहुत सुंदर कविताएं हैं जो बहुत रोचक कविताएं हैं, इनकी आप पढ़ेंगे तो आनंद भी आएगा। बाकी आपको सब नेट में मिल जानी है सब कविताएं ये, इसके लिए आपको किताबें कुछ खरीदनी है, कुछ किताबें जो है आपको नेट में मिल जाएगी। यदि आप एमए में हैं तो आप एमए का सिलेबस आप बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत गंभीरता से अगर पढ़ेंगे तो आपको सारी जो है इसमें से 70% आपका जो पाठ्यक्रम जो है इस इकाई का पूरा आपका एमए में ही हो जाएगा, अगर आप वहां लापरवाही नहीं करते हैं तो। चलिए इसके बाद आप जरूर नेट की जरूर सहायता लीजिए, हिंदी कविता कोश में आपको सारी किताबें मिल जाएंगी। इसके बाद है हिंदी उपन्यास, उपन्यास भी आपको कुछ पढ़ने हैं। देवरानी जेठानी की कहानी पढ़नी है, परीक्षा गुरु पढ़ना है, प्रेमचंद का गोदान पढ़ना है, गोदान में इनकी भी आपको रणनीति बनानी पड़ेगी। अज्ञेय का शेखर एक जीवनी पढ़ना है, भाग 1, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाणभट्ट की कथा, अगर आप ये पढ़ेंगे तो इनमें आपको जो है एक नोट्स बनाने हैं कि पात्र कौन कौन से हैं, पात्रों के नाम पूछे जाएंगे, पात्र कौन कौन से हैं, स्थान कहाँ कहाँ है, देश काल वातावरण किस प्रकार का है और विषय क्या है। ये 3-4 चीजें आपको नोट्स बना लेनी पड़ेंगे, आपको एक खाका तैयार करना पड़ेगा जिससे आपको आसानी होगी, फिर आप दोबारा जो है फिर उसको पलटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे हमने गोदान की बात की, गोदान के पात्र कौन कौन से हैं, नायक नायिका कौन है और उसके बाद अन्य पात्र कौन कौन से हैं, स्थान कहाँ है, किस विषय पे बात हो रही है और किस किन बिंदु पर क्या हो रही है, कुछ जो है आपको कुछ कहीं कहीं पे संवाद भी पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद हरीश्वर नाथ रेणु का मेलांचल, सुंदर उपन्यास, यशपाल का झूठा सच, अमृतलाल नागर का मानस का हंस, भीष्म साहनी का तमस, श्रीलाल शुक्र का राग दरबारी, कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा, मन्नू भंडारी का आपका बंटी, जगदीश चंद्र का धरती धन अपना, ये सारे उपन्यास आपको पढ़ के इनके लिए आपको जो है एक बना लीजिए सीरीज है, सारणी बना लीजिए। ऐसे यहाँ लिख दिया आपने नायक, इसके बाद लिख दिया नायिका, प्रमुख पात्र और स्थान, घटनाएं, ऐसे बना के आप नंबर 1 गोदान में ये आपको बेहतर ये तरीका सबसे बेहतर तरीका रहेगा। उसके बाद हिंदी कहानी पढ़नी है आपको, हिंदी कहानी के अंतर्गत राजेंद्र बाला घोष की बंग महिला, चंद्रदेव से मेरी बात, दुलाई वाली, बंग महिला की जो है 2 कविताएं पढ़नी है आपको चंद्रदेव से मेरी बात और दुलाई वाली, माधवराव
सप्रे की जो है एक टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान की राही, प्रेमचंद की ईदगाह, दुनिया का अनमोल रतन, राजा राधिका राम प्रसाद जी की जो है कानों में कंगना, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी की उसने कहा था बहुत सुंदर कविता, जयशंकर प्रसाद आकाशदीप, जैनेन्द्र का जो है अपना अपना भाग्य, फणीश्वरनाथ रेणु का जो है तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, अज्ञे जी की गैग्रीन, शेखर जोशी जी की कोसी का घटवार, भीष्म शाहनी जी का अमृतसर आ गया है, जीप की दावत, दोनों ही सुंदर कविताएं। कृष्णा सोबती का जो है सिक्का बदल गया, हरिशंकर प्रसाद जी का इंस्पेक्टर, माता दीन चांद पर, ज्ञान रंजन का पिता, कमलेश्वर का राजा निर्वंशिया और निर्मल वर्मा का परिंदी जो है आपको ये कहानियां पढ़नी है। कुछ कहानियां आपको नेट पे मिल जाएंगी, दो कुछ की जो है आपको किताबों में मिल जाएंगी। आप अधिकतम आपको नेट पे उपलब्ध हो जाएंगी, एक बार पढ़िए। आपको कहानी तब पढ़नी है जब आपको थकान महसूस हो जाए, आपको लगता है कि आप मुझे रेस्ट करना है या मुझे आराम करना है, उस समय आप पढ़ना है आपको कहानी, साथ ही साथ उपन्यास भी। जैसे आपने दिन में समय बनाया है कि मुझे 4 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे से इतना जब आपको थकान महसूस हो रही है उस समय आप ये पढ़ सकते हैं, थकान भी मिटेगी और कहानी आपकी तैयार भी हो जाएगी, क्योंकि कहानी में रोचकता होती है। अब है आपकी 8वीं इकाई है हिंदी नाटक। हिंदी नाटकों में आपको जो है भारतेंदु के दिल्ली दरबार दर्पण, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, प्रताप नारायण मिश्र जी का शिव मूर्ति, बालकृष्ण भट्ट जी का शिव शंभू के चिट्ठे, रामचंद्र शुक्ल जी का कविता क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाखून क्यों बढ़ते हैं, विद्यानिवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अध्यापक पूर्ण सिंह का मजदूरी, ये निबंध जो है, ये तो निबंध है, चलिए निबंध की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम नाटक की बात करेंगे। कुबेरनाथ राय का जो है उत्तर फाल्गुनी के आसपास, विवेकी राय का उठ जाग मुसाफिर, नामवर सिंह जी का संस्कृति और सौंदर्य। इसमें से कुछ बीए में आपने पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़े हैं तो आपको ये उपलब्ध हो जाएंगे, और इसमें से वही आपको तैयारी करनी है कि इसके पात्र कौन से हैं, क्या क्या बात हुई है। और नाटकों में आपको जो है भारतेंदु जी का अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा प्रसाद जी के चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, धर्मवीर भारती का अंधायुग, लक्ष्मी नारायण मिश्र का सिंदूर की होली, मोहन राकेश का आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, हबीब तनवीर का आगरा बाजार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी, शंकर शेष का एक द्रोणाचार्य, उपेंद्र नाथ का अंजो दीदी और मन्नू भंडारी का महाभोज नाटक आपको पढ़ने हैं। अब अंतिम इकाई की बात करते हैं। इसमें आपको आत्मकथा, जीवनी या फिर संस्मरण, रेखाचित्र ये आपको पढ़ने हैं। रामरक्ष बेनीपुरी जी का माटी और की मूर्तें, महादेव वर्मा जी की ठकुरी बाला, तुलसीराम की मूर्तिया, शिवरानी देवी की जो है आपको प्रेमचंद का घर, मन्नू भंडारी का एक कहानी यह भी, विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा, ये आपको पढ़ने हैं। कुछ इसमें आपके जो है आत्मकथाएं हैं, कुछ जीवनीय है और कुछ जो है आपके संस्मरण या रेखाचित्र हैं। हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं, रमणिका गुप्ता की खदरी और हरिशंकर परसाई की भोला न भोला राम का जीव, कृष्ण चंद्र का जामुन का पेड़, दिनकर जी की संस्कृत के 4 अध्याय, मुक्ति बोध एक लेखक की डायरी, राहुल शांतन की मेरी तिब्बत यात्रा, अड्डी के अरे यायावर रहेगा याद। ये जो है आपका पाठ्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम को किस प्रकार से पढ़ेंगे आप, ये हमने बात की कि हमारी रणनीति रहनी चाहिए। केवल पढ़ने भर से जो है हम ये परीक्षाएं पास नहीं कर सकते हैं। एक रणनीति के तहत आपको नोट्स बनाने हैं और आपको मुख्य मुख्य बातों को नोट करते जाना है। एक बार आपको पाठ्यक्रम पढ़ना है, अगर आप रुचि से पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो ये पाठ्यक्रम आपका बहुत जल्दी जो है खत्म भी हो जाएगा। और इसके लिए जो किताबें हमने बात की, उन किताबों के बारे में हमने इन किताबों का अध्ययन हम करेंगे रुचिपूर्ण, तो जरूर आप इस परीक्षा में सफल होंगे और वो भी अच्छे अंकों से आप जेआरएफ पास करेंगे। तो आप भली भांति जो है जानते हैं कि अगर आप जेआरएफ अगर पास करते हैं तो आप एक अच्छी जो है आपके करियर की अच्छी नींव बन जाती है। धन्यवाद।